नमस्ते। आपका स्वागत है। हमारे कंटेंट का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मार्क कभी भी लोगों पर अविश्वास करने वालों में से नहीं था। वह यह सीखते हुए बड़ा हुआ था कि वफादारी रोजमर्रा के कामों से साबित होती है, खोखले वादों से नहीं। यही विश्वास वह अपने रेस्टोरेंट चलाने में भी लेकर आया था, जहां सभी कर्मचारियों को बोलने, नए विचार देने और अपनी राय रखने की पूरी आजादी थी। यही भावना वह अपने घर में भी लेकर आया, जहां वह सुबह जल्दी उठने की थकान, सप्लायरों से निपटना, टैक्स, ग्राहक और अपनी शादी के छोटे-मोटे संकटों को संभालने के बावजूद सब कुछ सामंजस्यपूर्ण रखने की कोशिश करता था। डेनिस हाल ही में कुछ दूर-दूर रहने लगी थी। उसने कहा कि उसे स्पेस चाहिए, कि वह तनाव में है, कि वह बस थोड़ी देर के लिए सांस लेना चाहती है। मार्क ने उसकी बात मान ली। वह कंट्रोल करने वाला नहीं था, वह भरोसा करता था और इसी वजह से सब कुछ निगलना और भी मुश्किल हो गया था। उस मंगलवार को एक सप्लायर ने आखिरी समय पर मांस की डिलीवरी रद्द कर दी। ज्यादा ऑर्डर न होने के कारण मार्क ने रोज से जल्दी रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला किया। दोपहर के 2 बजे के बाद का समय था जब वह घर पहुंचा। ओलिविया अभी भी स्कूल में थी और डेनिस कथित तौर पर बाजार गई थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लिविंग रूम में कुर्सी पर एक आदमी की जैकेट टंगी थी जो उसकी नहीं थी। डेनिस की हील्स हॉलवे में पड़ी थीं। वह चुपचाप, लगभग सुध-बुध खोकर सीढ़ियां चढ़ गया। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, तो उसने वह देखा जो किसी भी पति को कभी नहीं देखना चाहिए। डेनिस एक जवान लड़के के साथ थी। वे हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे कि यह उनकी अपनी जगह हो। एक पल के लिए समय रुक गया। मार्क का दिल तेजी से धड़क रहा था, पेट में मरोड़ उठ रही थी। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह लड़का हैरानी से पीछे हट गया और जब उसने मार्क से फोन छीनने की कोशिश की, तो मार्क ने जवाबी हमला किया। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। मार्क ने उस लड़के को नीचे गिरा दिया और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। टाइलर, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था और जिसने शर्ट नहीं पहनी थी, चिल्लाया कि यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मार्क ने उसे नजरअंदाज किया। उसने सामने का दरवाजा खोला और बाहर की ओर इशारा किया। टाइलर गालियां बकता हुआ जल्दबाजी में अपनी पैंट पहनते हुए चला गया। जब मार्क कमरे में वापस गया, तो डेनिस कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। वह रो रही थी, उससे सुनने की भीख मांग रही थी। कह रही थी कि सब कुछ जितना दिख रहा है, उससे ज्यादा जटिल है। मार्क उसके सामने खड़ा रहा और केवल एक सवाल पूछा, कितने महीनों से? वह झिझकी, नीचे देखा और कहा, 6। मार्क ने बस अपना सिर हिलाया, जैसे कि इससे वह सब कुछ साबित हो गया हो जो उसे जानना था। उसने कहा कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अब यहां नहीं रहोगी। आज ही अपना सामान पैक करो। उसने विरोध करने की कोशिश की, ओलिविया के बारे में पूछा, लेकिन मार्क सीधा था। ओलिविया अपने घर में झूठ के साथ बड़ी होना डिजर्व नहीं करती। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास रहोगी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। और वह बिना कुछ और सुने चला गया। वह पुलिस स्टेशन गया और एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें सब कुछ बताया, वीडियो दिखाया, कहा कि वह आदमी उसके घर में घुस आया था और उस पर हमला करने की कोशिश की थी। जिस अधिकारी ने उसका केस संभाला, उसने पूछा कि क्या वह औपचारिक आरोप लगाना चाहता है। उसने हाँ कहा। उसके बाद वह रेस्टोरेंट गया, मैनेजर से बात की और उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए छुट्टी पर रहेगा। उसे व्यक्तिगत मामलों से निपटना था। जब वह घर लौटा, तो डेनिस ने पहले से ही 2 सूटकेस पैक कर लिए थे। उसने फिर से सफाई देने की कोशिश की,
कहा कि वह उलझन में थी, कि शादी में ठंडापन आ गया था, कि टाइलर ने उसे जिंदा महसूस कराया। मार्क चुपचाप सुनता रहा। जब उसने बात खत्म की, तो उसने जवाब दिया, तो तुम्हें इस चुनाव के साथ जीना होगा। दरवाजा वहीं है। देर दोपहर ओलिविया स्कूल से घर आई। वह हमेशा की तरह खुश मिजाज थी। उसने कल्चरल फेयर प्रोजेक्ट के लिए एक पोस्टर बनाया था। मार्क ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द अभी भी उसके सीने में टीस मार रहा था। वह उसके साथ लिविंग रूम में बैठा और जितना हो सके उतने हल्के फुल्के ढंग से समझाया। उसे बताया कि उसकी मां को कुछ समय के लिए अपनी मौसी के पास रहना होगा, क्योंकि उनके बीच चीजें मुश्किल हो गई थीं। ओलिविया ने पूछा कि क्या वे अलग होने वाले हैं। मार्क ने गहरी सांस ली और जवाब दिया कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके लिए वहां रहेगा। वह रोई नहीं, बस अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और वहीं चुपचाप बैठी रही। उस एक इशारे में मार्क समझ गया कि उसे मजबूत रहना होगा, अपने लिए और उसके लिए। बाद में उसने उसका पसंदीदा डिनर, मैक्रोनी और चीज बनाया। उन्होंने साथ में खाना खाया, टीवी देखा, और जब ओलिविया सोने चली गई, तो वह लिविंग रूम में खालीपन को घूरता रहा। जब से यह सब हुआ था, पहली बार वह रोया। यह हताशा का रोना नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का खामोश मातम था जिसका दिल टूट चुका था और जिसे अगले दिन उठकर फिर आगे बढ़ना था। उस रात वह अपने कमरे में सोया। उसने चादरें धोई, कंबल बदला और खिड़की खोल दी। उसे हवा की जरूरत थी, भले ही वह भारी महसूस हो रही थी। लेटते हुए वह कई मिनटों तक छत को घूरता रहा, उन सभी चीजों के बारे में सोचता रहा जिन पर उसका ध्यान नहीं गया था। वे डिनर जो नहीं हुए, वे छिपे हुए संदेश, वे रविवार जब डेनिस कहती थी कि वह अपनी बहन से मिलने जा रही है, लेकिन एक अलग परफ्यूम के साथ लौटती थी। और उस सारे दर्द के बावजूद उसे एक अजीब तरह की राहत महसूस हुई। सच्चाई सामने आ गई थी, कच्ची, गंदी, हिंसक, लेकिन वह वहां थी। और अब यह उस पर था कि वह फिर से शुरुआत करे। मार्क ने अगले कुछ दिन एक टूटी फूटी सड़क पर चलते हुए बिताए। अपने वकील से हर बातचीत इस बात की याद दिलाती थी कि जिस जिंदगी को उसने एक साथ रखने की कोशिश की थी, वह पहले ही बिखर चुकी थी। एलन ग्रीन व्यावहारिक और सीधा सपाट था, और इससे ध्यान बनाए रखने में मदद मिली। जब मार्क दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और मैसेज रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा था, डेनिस ने पहले ही अपना वकील कर लिया था। उसने उसके जरिए स्थिति को मोड़ने की कोशिश की। कहा कि वह एक ठंडे पड़ चुके रिश्ते की शिकार थी, कि मार्क ने भावनात्मक रूप से दूरी बना ली थी, कि घर लगातार तनाव की जगह बन गया था। और सबसे मुश्किल हिस्सा, उसने ओलिविया की पूरी कस्टडी मांगी, साथ ही घर में रहने का अधिकार भी, यह तर्क देते हुए कि लड़की को अपनी मां की जरूरत थी और रेस्टोरेंट पिता को बहुत व्यस्त रखता था। जब एलन को आधिकारिक याचिका मिली, तो उसने मार्क को दिखाने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था, उपेक्षा की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की थी, जैसे कि मार्क एक अनुपस्थित पिता था, जो काम को प्राथमिकता देता था और अपनी बेटी को दूसरे स्थान पर रखता था। मार्क ने सब कुछ चुपचाप पढ़ा। उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या महसूस कर रहा है, यह उसके चेहरे पर साफ लिखा था। यह वैवाहिक बेवफाई से कहीं ज्यादा था। यह एक सोचे समझे झूठ के आधार पर उससे वह छीनने का प्रयास था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। एलन ने उन्हें सबूतों के साथ पलटवार करने की सलाह दी। मार्क ने तब अपनी बैंकिंग हिस्ट्री खोली
उन तारीखों पर होटलों में किए गए ट्रांसफर दिखाए जब डेनिस ने दावा किया था कि वह अपनी बहन के साथ थी। और बेशक वह वीडियो जो उसने अफेयर पकड़ते समय रिकॉर्ड किया था। एलन ने दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और सच्चाई की पहेली को एक साथ जोड़ा। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी, लेकिन पाखंड के खिलाफ भी। कुछ दिनों बाद डेनिस बिना बताए ओलिविया के स्कूल पहुंच गई। उसने अपनी बेटी से बात करने के लिए कहा, उसे यह समझाने की कोशिश की कि पिता संपर्क में बाधा डाल रहा है। जब ओलिविया ने मार्क को बताया, तो उसने तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क किया और अनुरोध किया कि किसी भी मुलाकात को अदालत के आदेश से मंजूरी दी जाए। एलन ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया और जज ने चिंता को समझा। डेनिस नाराज हो गई। उसने सब कुछ एक और भावनात्मक तर्क में बदलने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसे अन्यायपूर्ण तरीके से उसकी बेटी से अलग किया जा रहा है। लेकिन तथ्य भारी पड़ने लगे। जज यह समझना चाहता था कि पूरी कस्टडी मांगने वाली एक मां के होटल खर्च के रिकॉर्ड क्यों थे, जबकि बच्चा स्कूल में या दादा दादी के घर पर था। वह दृढ़ता से जवाब नहीं दे सकी। वह टालमटोल करती रही, कहा कि वह उलझन में थी। जज, एक सीधे साधे आदमी, ने सख्त नजरों से देखा। उसने जोड़े के खर्च की रसीदें मांगी, पेश किए गए संस्करणों की तुलना की और डेनिस की बातों में विसंगतियां पाईं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक रात पड़ोसियों ने मार्क को फोन किया, यह कहते हुए कि रेस्टोरेंट के दरवाजे तोड़े गए हैं। वह दौड़कर वहां पहुंचा और टूटे हुए शीशे, दीवारों पर ग्राफिटी और काउंटर का एक हिस्सा नष्ट पाया। सुरक्षा कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। 3 नकाबपोश युवकों ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और दीवार पर लाल स्याही से एक संदेश छोड़ा था, यह तो बस शुरुआत है। एलन ने तुरंत पुलिस जांच का अनुरोध किया। जब घुसपैठियों के चेहरे पहचाने गए, तो एक झटका लगा। उनमें से 2 टाइलर के दोस्त थे। उनमें से एक ने हफ्तों पहले सोशल मीडिया पर जोड़े की तस्वीरें लाइक की थीं। यह एक और आरोप बन गया। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप पिछले घर में घुसने के आरोप में जुड़ गया और एलन ने भावनात्मक अलगाव के लिए एक दीवानी मुकदमा भी दायर करने का फैसला किया। यह असामान्य था, लेकिन ऐसे स्पष्ट सबूतों वाले मामलों में किसी को जानबूझकर किसी दूसरे के विवाह में हस्तक्षेप करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराना संभव था। डेनीज घिर गई। वह चिंता के दौरे का हवाला देते हुए सुनवाई से चूकने लगी। मेडिकल सर्टिफिकेट भेजे, स्थगन की मांग की। मार्क दूसरी ओर हर कदम पर मौजूद रहा, भले ही उसका दिल टूट चुका था। वह जानता था कि यह प्रयास बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए था। ओलिविया सामान्य रूप से स्कूल जाती रही, गतिविधियों में भाग लेती रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। मार्क ने यह देखा। वह हर दिन उसे लेने जाने लगा, भले ही वह काम में डूबा रहता हो। गुरुवार को वह उसे आइसक्रीम के लिए ले जाता और रविवार को वे सिनेमा जाते। वह उसे दिखाना चाहता था कि सब कुछ के बावजूद वह उससे जो प्यार करता था, वही उसे खड़ा रखता था। घर पर उसने दिनचर्या को समायोजित किया ताकि वह कभी अकेला महसूस न करे। जब ओलिविया ने पूछा कि उसकी मां ऐसा क्यों करती है, तो उसने बस इतना कहा कि कभी-कभी लोग भटक जाते हैं, लेकिन यह कभी दूसरों को चोट पहुंचाने का औचित्य नहीं देता। इस बीच टाइलर की प्रतिष्ठा बिखरने लगी। उसकी कंपनी को कानूनी कार्यवाही के बारे में पता चल गया। एचआर ने एक बैठक बुलाई और कुछ दिनों बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने तर्क देने की कोशिश की कि यह उत्पीड़न था। कहा कि उसे एक साजिश में निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ के वीडियो स्थानीय लोगों के बीच फैल गए।
ऑनलाइन टिप्पणियों का ढेर लग गया। उसने निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता। डैनी से भी पुराने दोस्तों ने किनारा करना शुरू कर दिया। जो बहाने कभी विश्वसनीय लगते थे, वे अपनी ताकत खो बैठे। लोग यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या ज्यादा बुरा था, बेवफाई या अपनी ही बेटी के पिता को ठंडे झूठ से नष्ट करने का प्रयास। प्रक्रिया लंबी खिंचती रही, लेकिन हर नई सुनवाई ने जज को यह स्पष्ट कर दिया कि डेनिस ने हदें पार कर दी थीं, और जितना अधिक वह अपना बचाव करने की कोशिश करती, उतने ही उसके चुनाव उजागर होते जाते। इस सब के बीच मार्क को रेस्टोरेंट को चालू रखने की चुनौतियों से भी निपटना पड़ा। उसने टीम को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उसने धैर्य और प्रतिबद्धता की मांग की। कर्मचारी एकजुट हो गए। उन्होंने दीवारों को फिर से रंगने, शीशे बदलने के लिए एक समूह बनाया, और एक पुराने ग्राहक ने नई मेजें दान की। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसका बहुत मतलब था। मार्क को एहसास हुआ कि वह उतना अकेला नहीं था जितना वह सोचता था, और बिना चाहे ही वह एक सम्मानित व्यक्ति बनने लगा था। कुछ ग्राहक पेमेंट के साथ समर्थन के नोट छोड़ जाते, दूसरे फूल, किताबें या यहां तक कि रेस्टोरेंट में आने वाले बच्चों द्वारा बनाए गए छोटे चित्र भी लाते। दर्द अभी भी उसके सीने में बसा था, लेकिन कुछ नया उभरने लगा था। एक अजीब एहसास, लगभग असहज, जैसे पीड़ा किसी अलग चीज के लिए जगह बना रही थी। अभी भी अपरिभाषित, लेकिन जीवित। टाइलर में परिणामों से निपटने के लिए कभी भी भावनात्मक ढांचा नहीं था। जब वह बेनकाब हुआ, तो उसने अपनी नौकरी खो दी, और पड़ोसियों, सहकर्मियों और यहां तक कि परिवार के सदस्यों द्वारा भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। नौकरी से निकाले जाने ने उसे इस तरह प्रभावित किया कि वह कोई और ही बन गया। उसने उन्हीं जगहों पर जाना बंद कर दिया, संपर्कों से बचा, और दबे हुए गुस्से के साथ जीने लगा। उसने इस विचार को पाला कि डेनिस के साथ उसके रोमांस के अंत, उसकी धूमिल छवि और अपने माता-पिता से अलगाव के लिए मार्क ही दोषी था। उसने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें वह एक कड़वे और प्रतिशोधी आदमी का शिकार था, और जितना अधिक वह इस पर विचार करता, अपने विकृत तरीके से हिसाब बराबर करने की इच्छा उतनी ही मजबूत होती जाती। प्रक्रिया जारी रहने और घटनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ टाइलर कुछ समय के लिए गायब हो गया। डेनिस ने सुनवाई में पूछे जाने पर कहा कि उसका अब उससे कोई संपर्क नहीं है। यह जानना मुश्किल था कि यह सच था या अपनी छवि बचाने का एक और प्रयास। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि टाइलर चुपचाप, उकसावे या शर्मिंदगी से परे कुछ योजना बना रहा था। वह मार्क को वहां मारना चाहता था जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, और उसके लिए वह जगह रेस्टोरेंट थी। वह जगह जो बेवफाई, मानहानि और उसके दोस्तों द्वारा की गई बर्बरता से बच गई थी। एक लचीलेपन का प्रतीक जिसे टाइलर के लिए पूरी तरह से नष्ट करने की जरूरत थी। एक शुक्रवार की सुबह लगभग 3 बजे अलार्म सिस्टम बज उठा। मार्क, जो ओलिविया के साथ घर पर सो रहा था, को अपने फोन पर एक सूचना मिली। वह उठा और ऐप के माध्यम से कैमरे तक पहुंचा। छवि में एक टोपी और मास्क पहने एक आदमी धातु के औजार से पिछला दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह तेज, आक्रामक, दृढ़ था। मार्क ने पुलिस को फोन किया और अपनी कार में निकल गया। जब वह पहुंचा, तो पुलिस पहले से ही मौके पर थी। घुसपैठिए को हिरासत में ले लिया गया था, जो पीछे से भागने की कोशिश कर रहा था। यह टाइलर था। उसके बैग में दस्ताने, गैसोलीन और एक लाइटर थे। योजना साफ थी। उसका इरादा बर्बरता से परे था। यह पूरी तरह से तबाही थी। मार्क ने सब कुछ गुस्से और आश्चर्य के मिश्रण से देखा। टाइलर को हथकड़ी पहनाई गई,
गश्ती गाड़ी में बिठाया गया और सीधे स्टेशन ले जाया गया। उसके साफ सुथरे रिकॉर्ड में अब जबरन घुसपैठ, आगजनी का प्रयास और आपराधिक इरादे से ज्वलनशील सामग्री रखना शामिल था। मामला तुरंत अदालत में ले जाया गया। जज ने घुसपैठ और वीडियो में दर्ज आपराधिक इरादे के बारे में जानने पर टाइलर की बिना जमानत के तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया। तथ्यों की गंभीरता हाल के इतिहास के साथ मिलकर यह स्पष्ट करती थी कि वह एक वास्तविक खतरा था। मार्क और ओलिविया के लिए सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए, जिससे किसी भी तरह के संपर्क पर रोक लगा दी गई, यहां तक कि तीसरे पक्ष के माध्यम से भी। इस घटना ने तलाक की प्रक्रिया में मार्क की स्थिति को और मजबूत कर दिया, यह साफ तौर पर दिखाते हुए कि डेनिस ने एक अस्थिर और खतरनाक व्यक्ति के साथ जुड़कर अपनी बेटी को कितने खतरनाक माहौल में डाल दिया था। घुसपैठ के प्रयास का असर तेजी से फैला। रेस्टोरेंट के ग्राहक, जो पहले से ही कहानी का कुछ हिस्सा जानते थे, समर्थन में जुटने लगे। सोशल मीडिया पर एक अनौपचारिक अभियान ने स्थान पर बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए दान जुटाया और एक पुराने सप्लायर ने नई निगरानी प्रणाली की पेशकश की। ओलिविया के स्कूल के माता-पिता के एक समूह ने उसके लिए पत्र और उपहार भेजे, यह कहते हुए कि वे उसके साथ हैं। शहर, जो पहले सिर्फ देख रहा था, अब बोलने लगा। रेस्टोरेंट गरिमा का प्रतीक बन गया। मार्क बिना एक शब्द कहे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो अपनी इज्जत खोए बिना त्रासदी का सामना कर रहा था। अगली सुनवाई में डेनिस ने ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसने कहा कि टाइलर ने अकेले काम किया, कि उसने कभी कुछ भी प्रोत्साहित नहीं किया, कि वह पहले ही उससे दूर हो चुकी थी। जज ने सुना, लेकिन तथ्य जोर से बोल रहे थे। अनुचित को उचित ठहराने की कोशिश ने उसे और भी अलग थलग कर दिया। मार्क सत्र के अधिकांश समय चुप रहा, लेकिन अंत में जब उसे बोलने का मौका दिया गया तो उसने स्पष्ट रूप से कहा। उसने कहा कि उसका इरादा कभी युद्ध का नहीं था, कि वह केवल अपनी बेटी को पालने के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल की तलाश में था, और उसने जो कुछ भी किया वह ओलिविया के लिए था, ताकि वह यह जानते हुए बड़ी हो सके कि चरित्र से समझौता नहीं किया जा सकता। जज ने एक दृढ़ आवाज में सत्र समाप्त किया, यह कहते हुए कि सभी तथ्यों के आलोक में प्राथमिक कस्टडी पिता के पास रहेगी। बच्चे की दिनचर्या पहले की तरह जारी रहेगी और टाइलर के खिलाफ सुरक्षा प्रतिबंधों को और मजबूत किया जाएगा। प्रक्रिया समाप्त होने और टाइलर के जेल में होने के साथ मार्क ने लंबे समय में पहली बार महसूस किया कि वह कुछ शांति से सांस ले सकता है। फैसले के बाद जज ने डेनिस को हर 2 हफ्ते में ओलिविया से मिलने का अधिकार दिया, लेकिन हमेशा निगरानी में, अदालत द्वारा तय किए गए एक पारिवारिक सह अस्तित्व केंद्र में। पहली बार तनावपूर्ण था। ओलिविया इन मुलाकातों के बाद एक उलझन भरी नजर से घर आती, कभी कभी बहुत शांत, तो कभी कभी बिना किसी कारण के चिड़चिड़ी। मार्क ने अपनी बेटी के स्पेस का सम्मान करने की कोशिश की और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन के साथ समझा कि उसे सब कुछ प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए। डेनिस ने उपस्थित दिखने की कोशिश की, उपहार और कहानियां लाई, लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया कि इसका कारण क्या था। वह अतीत के बारे में बात करने से बचती थी और सब कुछ ऐसा मानती थी जैसे यह सिर्फ एक बुरा दौर था जो बीत गया। ओलिविया ने यह देखा। समय के साथ मुलाकातें भावनात्मक रूप से दूर होती गई। वह केवल दायित्व के कारण जाने लगी, हमेशा केंद्र के एक पेशेवर के साथ। कई महीनों के बाद वह पूछने लगी कि क्या वास्तव में जाना जरूरी है। मार्क ने भारी मन से हां कहा कि कुछ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन मां और बेटी के बीच का बंधन कमजोर हो रहा था और कोई भी जबरदस्ती की हुई चीज काम नहीं कर रही थी। और इस तरह
वे मुलाकातें जो शुरू में उम्मीदें लेकर आती थीं, ओलिविया के एजेंडे पर सिर्फ एक और आइटम बन गई, जबकि वह समय से पहले परिपक्वता के साथ बढ़ती रही और उसकी मां यह दिखावा करती रही कि वह अभी भी पहले जैसी ही जगह रखती है। समय बीत गया और एक सामान्य दिन रेस्टोरेंट के अकाउंटेंट के साथ एक बैठक से निकलने के बाद मार्क की मुलाकात क्लेयर से हुई। वह स्थानीय स्टेशनरी की दुकान पर अपने भतीजे के लिए स्कूल की सामग्री चुन रही थी। वे सालों से एक दूसरे को बस यूं ही जानते थे, स्कूल के मेलों और सामुदायिक कार्यक्रमों में संक्षिप्त अभिवादन का आदान प्रदान करते थे, लेकिन कभी भी वास्तव में बात नहीं की थी। क्लेयर का तरीका सीधा और शांत था और वे स्कूल लेवल की एक छोटी सी समस्या पर हंस पड़े। मार्क ने टिप्पणी की कि इस तरह का काम कभी खत्म नहीं होता और उसने कहा कि बिना बच्चों के भी वह पहले से ही अपनी बहन के दो बच्चों की मदद करने की अफरातफरी को जानती थी। उन्होंने कुछ शब्द बदले, फिर से हंसे और एक ही समय पर दुकान से निकल गए। यह वही थी जिसने पहले कहा, अगर आप कभी बात करना चाहें तो कॉफी पी सकते हैं। माशा नाम मैं हमेशा कोने में उस छोटे से कैफे में होती हूँ। उसने धन्यवाद दिया और उम्मीद से ज्यादा देर तक इसके बारे में सोचा। कुछ दिनों बाद वह कैफे के पास से गुजरा और क्लेयर को वहां अपने लैपटॉप के साथ बैठे देखा। वह केंद्रित थी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो ऊपर देखकर मुस्कुराई। वह अंदर गया, कॉफी का ऑर्डर दिया और बातचीत शुरू की। यह स्वाभाविक थी, जिसमें कोई जबरदस्ती का एहसास नहीं था। उन्होंने काम के बारे में, शहर के बारे में और कैसे जीवन के कुछ चरण हमें बिना पता चले अंदर से खाली कर देते हैं, इस बारे में बात की। क्लेयर ने साझा किया कि वह भी एक तलाक से गुजरी थी, जो शांत था, लेकिन उतना ही दर्दनाक था। उसने कहा कि उसने उन लोगों को महत्व देना सीखा, जो तब साथ रहते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है। मार्क ने अपनी कहानी ज्यादा बताए बिना सुना। वह घावों को फिर से कुरेदने से थक गया था। वह बस सुनना चाहता था और बिना किसी जल्दबाजी, बिना किसी दायित्व के वहां रहना चाहता था। समय के साथ दोनों अधिक बार मिलने लगे। कोई तय प्रतिबद्धता नहीं थी, लेकिन बातचीत ने जगह बना ली और दोनों सहज महसूस करते थे। क्लेयर ओलिविया से एक दोपहर मिली जब वह एक ऑर्डर लेने के लिए रेस्टोरेंट आई। लड़की काउंटर पर एक किताब पढ़ रही थी और क्लेयर ने उसकी पसंद की तारीफ की। ओलिविया अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक ने पूछा, क्या आप मेरे पापा की दोस्त हैं? क्लेयर ने एक सच्ची मुस्कान के साथ हाँ में जवाब दिया और यह उन दोनों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए काफी था। उस दिन के बाद क्लेयर ज्यादा आने लगी, कभी खाने के लिए, कभी बस बात करने के लिए। उसने कभी किसी चीज में दखल नहीं दिया। वह दयालु और चौकस थी। जब ओलिविया ने दिन की छोटी छोटी कहानियों में उसका नाम शामिल करना शुरू किया, तो मार्क समझ गया कि वहां कुछ नया पनपने लगा है। एक साथ रहने का फैसला धीरे धीरे आया। क्लेयर की जिंदगी पहले से ही व्यवस्थित थी, उसका अपार्टमेंट, उसकी दिनचर्या। मार्क को एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन वे रातें जो वह वहां बिताती थीं, अधिक बार होने लगीं और तीनों का एक साथ नाश्ता करना आम हो गया। ओलिविया सहज, सुरक्षित लग रही थी और यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। जब उसने पूछा कि क्या क्लेयर हमेशा के लिए रहने आ रही है, तो मार्क ने कहा, शायद, अगर सब ठीक हो। ओलिविया ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, वो आपको ज्यादा हंसाती हैं। बस इतना ही काफी था। इस नए अध्याय ने शांति लाई। क्लेयर ने रेस्टोरेंट के विचारों में मदद की। ओलिविया स्थिर स्नेह से घिरी हुई बड़ी हुई और मार्क, भले ही वह जो कुछ भी जी चुका था, उससे अभी भी प्रभावित था। महसूस किया कि वह आखिरकार अविश्वास के बोझ के बिना चल सकता है।
डेनिस एक पतझड़ की दोपहर बिना बताए आ गई, जब क्लेयर लिविंग रूम में ओलिविया को होमवर्क में मदद कर रही थी। मार्क ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए वह अपने सामने खड़ी महिला को पहचान ही नहीं पाया। वह काफी दुबली हो गई थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी मानो उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो। इतना कुछ जितना वह कभी मानना नहीं चाहेगी। उसने बस कुछ मिनट मांगे। क्लेयर इस स्थिति को भांपते हुए बिना कोई सवाल किए ओलिविया को उसके कमरे में ले गई। वो कस्टडी मांगने या किसी कानूनी बात पर चर्चा करने नहीं आई थी। वो माफी मांगने आई थी। उसने बताया कि टाइलर की गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को हर चीज और हर किसी से दूर कर लिया था। उसने कबूल किया कि उसने अपनी दोस्ती, अपने परिवार का भरोसा और आखिर में अपना स्वाभिमान भी खो दिया था। उसने माना कि उसने मार्क, अपनी बेटी और खुद के साथ बहुत गलत किया था। वह रो पड़ी। उसने कहा कि वह जानती है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन उसे मार्क की आंखों में देखकर यह स्वीकार करना था कि उसने कितनी तबाही मचाई थी। मार्क चुपचाप सुनता रहा। उसे न तो गुस्सा आया और न ही दया। उसे बस उस इंसान के लिए एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हुई, जो अब अपने किए नुकसान को समझ चुकी थी। उसने कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है, उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के और ओलिविया के लिए, क्योंकि शांति से आगे बढ़ने के लिए यह माफी उन सभी के लिए जरूरी थी। लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया कि जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है और वह अब इसका हिस्सा नहीं थी। उस महिला ने उसका शुक्रिया अदा किया, पूछा कि क्या वह अपनी बेटी से किसी दिन मिल सकती है, अगर ओलिविया चाहे, और बिना कोई तमाशा किए वहां से चली गई। उस तूफान के 5 साल बाद मार्क और क्लेयर ने एक सादे समारोह में शादी कर ली, जिसमें केवल करीबी लोग ही शामिल थे। अंगूठियां ओलिविया लेकर आई। आखिर में अचानक दिए एक छोटे से भाषण में उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, आपने मुझे सिखाया कि ताकतवर होने का मतलब चिल्लाना या लड़ना नहीं है। इसका मतलब है चुप रहकर रक्षा करना। मार्क ने एक आंसू पोंछा और क्लेयर का हाथ थाम लिया। उस पल वह समझ गया कि उसने जो कुछ भी सहा था, वह उसे ठीक इसी जगह तक ले आया था। एक शांत प्रेम तक, एक ऐसी जिंदगी तक जिसकी उसने कभी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जो अंत में ठीक वही थी जिसका वह हकदार था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।